हेलो स्टूडेंट्स। सीसीआई करियर मेकर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार बोरा, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3D, यानी 3D स्ट्रक्चर में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और वो भी हम पढ़ेंगे 3D के अंदर। 2D और 1D यानी एक विमीय और द्विविमीय निबिड़ संकुलन हम पढ़ चुके हैं। 3D का कुछ पार्ट हम पहले पढ़ चुके थे, लेकिन मैं इसको आज फिर से मॉडल के माध्यम से रिपीट करने वाला हूं। तो हम जानते हैं कि जो 1D स्ट्रक्चर होती है, 1 डायमेंशन यानी एक विमीय है, वो 1D स्ट्रक्चर इस तरह से अरेंज होती है जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल ऐसे लगा होता है। जो अवयवी कण होता है वो इस प्रकार से एडजस्ट होता है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। हम जानते हैं कि 3 अक्ष होती हैं, एक्सिस एक्स, वाई और जेड। इन एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो किसी एक ही एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम 1 डायमेंशन या हिंदी में कहें तो एक विमीय के नाम से जानते हैं। इस एक विमीय स्ट्रक्चर में एक कांस्टेंट पार्टिकल को टच करने वाला जो एटम होगा उसकी कितनी नंबरिंग होगी। तो हम देख पा रहे हैं जो ये वाला एटम है, ये वाला एटम, इसको टच करने वाले 2 एटम है, 1 और 2, दोनों साइड में, एक ये और एक ये। तो जो टच करने वाला एटम होता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब Cn, और 1 डायमेंशन का जो Cn होता है वो होता है 2। नेक्स्ट हम देखें क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3D। टॉपिक हमारा जो होगा वो 3D होगा, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं कि 1D स्ट्रक्चर कैसी थी। अब हम बात करें नंबर 2, 2D स्ट्रक्चर। और 2D स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर्स को हमने इस तरह से अरेंज किया था, जो कांस्टेंट पार्टिकल था वो ऐसे अरेंज होता है, यूं। ये तो 1 डायमेंशन हो गया, किसी एक एक्सिस के अलोंग है। यदि ऐसे ही गोलों का अरेंजमेंट हम इस तरह से कर दें, यूं, तो ये 2D का अरेंजमेंट चल रहा है। और 2D का अरेंजमेंट भी इसलिए कि यदि आप इस एक्सिस को x सपोज करें और इस एक्सिस को आप y सपोज करें, ये x और ये y, तो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है उसका अरेंजमेंट x एक्सिस के अलोंग भी है और y एक्सिस के, इसलिए ये 2D का अरेंजमेंट कहलाएगा। और इस 2D के अरेंजमेंट में कांस्टेंट पार्टिकल इस तरह से अरेंज होता है। इसके अलावा और 2D में किस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ये जो ऊपर बना हुआ है ये 1D का है, ये 2D का है। 2D को हमने 1D से ही बनाया है। ये सेम एटम की लेयर एक बार हमने यहां रखी, उसके बाद सेम एटम की लेयर हमने यहां रखी। नेक्स्ट हम और किस तरह से 2D को बना सकते हैं, तो 2D को बनाने का एक तरीका और हमारे पास होगा कि कांस्टेंट पार्टिकल को आप इस तरह से भी रख सकते हैं। कैसे कि ये है 1D और 1D से हम बनाते हैं 2D। तो 2D में एक बार तो हमने कांस्टेंट पार्टिकल को इस तरह से रखा था कि इस एटम के सीध में ये एटम था, फिर नेक्स्ट इसी के सीध में था, यानी यहाँ एक ही सीध में एटम है। देखें आप, यहाँ एटम की सीध में एटम है, इधर जाने पर भी एटम सब एक दूसरे की सीध में है, लेकिन यहाँ फर्स्ट लेयर के बाद यानी फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो का जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो इस तरह से रखा जा सकता है। और ये इस तरह से जो रखा जा रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो एटम है ये वाला, इन 2 एटमों के बीच में जो जगह है वहां रखा जा रहा है। नेक्स्ट जो थर्ड लेयर आएगी उसका एटम यहां आने वाला है। आप ये ध्यान रखें कि यहां जो एटम बनाए जा रहे हैं इनका बनाते समय साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये सेम साइज के एटम है। नेक्स्ट हम देखें कि
इस स्ट्रक्चर में ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया और ये वाई एक्सिस के अलोंग हो गया, ये भी 2D है। लेकिन इस 2D में ये वाली जो स्ट्रक्चर है उसमें यदि इस एटम को टच करने वाले, ये जो एटम आपके पास है ये वाला, इसको ये एटम भी टच करेगा इधर से, इस एटम को टच करने वाले अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स को देखा जाए तो वो कितने होंगे, उनको मैं जरा यहां इस तरह से बना रहा हूं। इस एटम को टच करने वाला 1 2 3 एंड 4, इन कांस्टेंट पार्टिकल के यदि सेंटर को ज्वाइन कर दिया जाए जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, तो आपको एक स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा, यानी वर्ग। और वर्ग बनता हुआ नजर आएगा इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम जो होगा वो होगा स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी वर्ग बनता हुआ दिख रहा है वर्ग, इसलिए हम इसको कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, मतलब इस गोले को टच करने वाले जो गोले होंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर Cn इज इक्वल टू होगा 4, यानी इस गोले को टच करने वाले कितने गोले होंगे, 4। आप देख रहे हैं 1 2 3 एंड 4। जबकि 2D का एक और अरेंजमेंट हमारे पास है जिसमें यदि हम इस गोले को टच करता हुआ देखें कि कितने गोले इस गोले को टच करेंगे, तो ये वाला जो गोला है ये, इसको टच करने वाले अगर गोले देखे जाएं तो गोलों की संख्या होगी 6। और इन गोलों के सेंटर को यदि ज्वाइन कर दिया जाए इस तरह से, तो आपको एक हेक्सागोनल मिलेगा इस तरह से। देखें आप, क्योंकि यहां हेक्सागोनल बन रहा है, षटकोण बन रहा है, इसलिए इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर Cn, तो वो होगा 6। देख सकते हैं आप, ध्यानपूर्वक देखें, आसानी से देखें। यहां जो स्ट्रक्चर बन रही है इसमें वर्ग बन रहा है, इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम, इस संरचना का नाम स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। जबकि यहां जो बन रहा है वो हेक्सागोनल बन रहा है, इसलिए इसका नाम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। नेक्स्ट हम क्या देखें कि 2D स्ट्रक्चर को हमने बनाया 1D से ही है। ये 1D स्ट्रक्चर थी और 1D स्ट्रक्चर से 2D स्ट्रक्चर बनाने के दो तरीके हमारे पास थे, एक ये और दूसरा ये। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये 1D का ही एक मेथड है और 1D के मेथड से ही हमने 2D बनाया है। मतलब ये 1D को दो तरह से अरेंज करके हम 2D बना सकते थे। ये इसका फर्स्ट टाइप होगा और ये इसका सेकंड टाइप होगा। अब हम ये देखेंगे, टॉपिक हमारा 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं कि 1D और 2D किस तरह से अरेंज होंगी। अब मैं बनाने वाला हूं इसमें 3D का स्ट्रक्चर। 3D का जो स्ट्रक्चर होगा उस 3D के स्ट्रक्चर को किस तरह से अपन अरेंज करेंगे, तो देखें जरा। ये 1D और 2D आपके सामने बना हुआ है, अब मुझे बनाना है 3D। तो 3D मैं कैसे बनाऊंगा, 3D अब मैं 2D से ही बनाने वाला हूं। जैसे मैंने 2D को 1D से बनाया, एकविमीय से द्विविमीय बनाया, ऐसे ही मैं द्विविमीय से अब त्रिविमीय बनाने वाला हूं। और वो बनेगा कैसे, तो जरा आप इधर देख लें एक बार। अब यहां स्ट्रक्चर हो रहा है 3D स्टार्ट। 3D को हम 2D से बनाएंगे। 2D से बनाएंगे तो पहले हम बनाएंगे स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से, और दूसरा जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम किससे, हेक्सागोनल से। तो स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ये वाला, इस स्ट्रक्चर से मैं बनाने जा रहा हूं। तो आप जरा देखें इसको एक बार कि मेरे पास कांस्टेंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है। यहां हर एटम सिमिलर साइज का है, यानी सब एक ही आकार का है।
ये देखें आप, ये फर्स्ट लेयर है। इसको आप ये माने कि जिस रूम में हम हैं उस रूम में नीचे पूरी फर्श पर हम गोलों को बिछा दें। अब पूरी फर्श पर गोला बिछा हुआ है तो ये 2D का स्ट्रक्चर है, और गोला इस तरह से बिछा हुआ है कि हर गोले की सीध में, गोले की सीध का मतलब उनके जो सेंटर हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सीध में, इस तरह का अरेंजमेंट है जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। एक लेयर बिछा हुआ है, अब इसके ऊपर मुझे दूसरा लेयर रखना है, तो मैं मान के चलूं कि सेकंड लेयर मेरे पास कुछ ऐसा होगा, जैसा कि मैं यहां बना देता हूं इसको। ये स्ट्रक्चर भी इसके जैसा ही है, ये वाला। अब मुझे करना यह है कि इस लेयर को उठा के इसके ऊपर रखना है, क्योंकि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये 2D का है अभी, और मैं 2D को 3D में चेंज करने जा रहा हूं। ये x एक्सिस है, ये y है। हम जानते हैं कि 3 एक्सिस जो होते हैं x, y, z, वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए होते हैं, और 90 डिग्री का जो कोण बनाते हैं उसमें ये x, ये y, तो z बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ होगा। अब ये x भी है, y भी है, मतलब ये 2D का स्ट्रक्चर है। इस लेयर को उठा के अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो इस लेयर को रखने का तरीका ये होगा कि इस एटम के बिल्कुल नीचे, इस वाले एटम के बिल्कुल नीचे ये वाला एटम होगा। यूं कह दें कि इस लेयर को उठा के जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो गोले की सीध में गोला आना चाहिए। तो अब 3D में भी, यानी जेड एक्सिस के अलोंग भी अब एटम का अरेंजमेंट शुरू हो गया है, तो 3D का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यदि मैं 1 2 या नंबरिंग दे देता हूं मैं, 1 2 3 एंड 4, इन 4 एटम्स को देखूं तो इन 4 एटम के ऊपर कौन कौन सा एटम, कौन कौन सा कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल आने वाला है। 1 के ऊपर ये आएगा, तो इसको भी मैं 1 ही नाम दे देता हूं। ये इसके ऊपर ये आने वाला है, इसको मैं 2 कह देता हूं। ये होगा 3 और ये होगा 4। अब इस लेयर को उठा के जब मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये वाला एटम और ये वाला एटम बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे। ऐसे ये वाला एटम 2 नंबर इस 2 नंबर के बिल्कुल नीचे होगा। ऐसे ये 3 नंबर का एटम इस 3 नंबर के नीचे होगा। ऐसे ये 4 नंबर का एटम इस 4 नंबर के एटम के नीचे होगा। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 3D का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन 3D के स्ट्रक्चर में भी बनेगा क्या, जरा उसको भी हम देख लें एक बार। बनेगा ये कि इन 4 एटम के अरेंजमेंट को अगर मैं देखूं तो 4 एटम का अरेंजमेंट आपको बिल्कुल कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे ये मेरे हाथ में एक मॉडल है। देखें आप एक बार, ये 4 एटम जो व्हाइट कलर की बॉल्स हैं, ये 4 एटम आप मान लें कि ये नीचे वाली लेयर के हैं, यानी 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, और इसके ऊपर ये 4 एटम इस तरह से रखे हुए हैं। क्योंकि एटम का साइज सेम है तो इन 4 एटम के यदि सेंटर को ज्वाइन कर दिया जाए ऐसे, इस एटम के सेंटर को इस एटम के सेंटर से मिला दूं, इस एटम के सेंटर को इस एटम के सेंटर से मिला दूं, ऐसे इस एटम के सेंटर को इस एटम के सेंटर से मिला दूं, ऐसे इस एटम के सेंटर को इस एटम के सेंटर से मिला दूं, ऐसे सभी दिशाओं में, यानी चारों तरफ। तो मुझे क्या मिलेगा, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर एक क्यूब को जनरेट करेगा। और क्यूब को कैसे जनरेट करेगा तो जरा देखें आप, ये ऐसी स्ट्रक्चर आपके साथ सामने बनने वाली है, यानी कुछ इस तरह की। और जो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे, लाइक दिस। तो ये जो यहां कॉर्नर पर एटम रखा हुआ है, ये 4 एटम 1 2 3 एंड 4, और ये नीचे वाले 4 1 2 3 एंड 4। तो आपको यहां एक क्यूब मिलेगा, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं घनीय संरचना, या फिर
क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में मुझे देखना यह है, जब भी कोई क्रिस्टल फॉर्म होता है यानी जब सॉलिड बनता है तो क्या होता है, इस तरह की यूनिट्स, इकाइयां बार बार रिपीट होती हैं और वो भी 3D में रिपीट होती हैं। तो मुझे देखना यह है कि इस एटम को टच करने वाले कितने एटम होंगे, किसी एक कोई भी एटम को टच करने वाले कितने एटम होंगे। तो अब जरा आप कुछ ऐसा देखें कि सपोज मुझे ये एटम देखना है कि इस एटम को टच करने वाले कितने एटम होंगे। तो आप देखें कि इस एटम को टच करने वाला एक एटम तो यही होगा, ये एक एटम ये होगा और थर्ड एटम ये होगा। 3 एटम्स तो इसी यूनिट सेल में है। और क्योंकि यूनिट सेल के रिपीट होने से कोई सॉलिड बनता है, तो जितने डिस्टेंस पर इस एटम से ये एटम है उतनी डिस्टेंस पर नेक्स्ट यूनिट सेल में कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होगा। ऐसे ही इस यूनिट सेल में जितने डिस्टेंस पर ये एटम है, इस एटम से जितने डिस्टेंस पर ये वाला एटम है उतने डिस्टेंस पर इस एटम से इधर ऊपर जो यूनिट सेल होगी उसमें कोई एटम होगा। तो मैं इसको अगर बनाऊं तो मैं इसको इस तरह से बना सकता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक क्यूब है और इस क्यूब में कांस्टेंट पार्टिकल कुछ इस ढंग से रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस एटम को टच करने वाले कितने एटम होंगे, तो एक एटम तो यही हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया, 3 एटम तो यही हो गए। नेक्स्ट जो इसके आगे यूनिट सेल होगी उसमें एक एटम यहां कहीं होगा, यहां बना दूं मैं उसको। इतनी डिस्टेंस इस एटम से जितनी दूरी पर ये एटम है, इस एटम से उतनी दूरी पर अगली यूनिट सेल में ये एटम होगा। सेम ऐसे ही जितने डिस्टेंस पर ये वाला एटम है उतने डिस्टेंस पर नेक्स्ट यूनिट सेल में ये एटम होगा और जितने डिस्टेंस पर ये एटम है ये वाला उतने ही डिस्टेंस पर यहां एक और एटम होगा। तो कुल मिलाकर, थोड़ा सीधा बनाएं इसको, कुल मिलाकर किसी एक एटम को टच करने वाले या जो टोटल एटम हुए उनकी नंबरिंग हुई कितनी, 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ वो हुआ 6। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड महसूस हो सकता है क्योंकि इसकी जो संरचनाएं हैं वो हल्की सी कई बार जटिल लगती हैं और जटिल लगने में होता यह है कि चीजों को समझने में हल्की सी उलझन हमको महसूस हो सकती है और उस उलझन को मैं थोड़ा सा इजी करने का प्रयास कर रहा हूं यहां। और इजी करने के प्रयास में देखा जाए तो 3D स्ट्रक्चर को जो हम बना रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर में 3D स्ट्रक्चर को हमने 2D से बनाया है। 2D में एक अरेंजमेंट ये था कि एक लेयर ये थी, इसके ऊपर दूसरी लेयर और 4 गोलों के सेंटर को मिलाने पर एक क्यूब बना था और इस क्यूब के कारण इस संरचना को हम क्यूबिक स्ट्रक्चर या घनीय संरचना के नाम से जानते थे। और चूंकि इसमें सारी की सारी एज लेंथ बराबर है, जितना डिस्टेंस ये वाला है उतना ही डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस ये है, सारे डिस्टेंस बराबर हैं, तो ये एक घनीय स्ट्रक्चर बन गई। और इस तरह की जो यूनिट सेल होती है उसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी शॉर्ट में हम उसको एससी से लिखते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आया था वो कितना आ रहा था, 6। हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका पढ़ चुके हैं कि कितने एटम इस यूनिट सेल में एक एटम को टच करेंगे। तो इस एटम को जो टच करने वाले जो कांस्टेंट पार्टिकल थे वो इस एटम को जो टच करने वाले थे उनकी नंबरिंग थी 6, वो हम यहां निकाल चुके हैं। अब हमको क्या देखना है कि इस 3D के स्ट्रक्चर में हमने 3D को जो बनाया है तो 3D को हमने स्क्वायर वाली स्ट्रक्चर से तो बना लिया, अब हम हेक्सागोनल से भी बनाएंगे। भाई होना क्या है कि आप 1D से 2D बना रहे हैं, 2D से 3D बना रहे हैं। 2D में हमारे पास 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं, स्क्वायर और हेक्सागोनल। स्क्वायर से हम 3D बना चुके हैं जिसमें क्यूबिक स्ट्रक्चर बना था, जो कि आपने अभी देखा इधर था, ये क्यूबिक,
ये वाला। अब हमको क्यूबिक ये, अब हमको हेक्सागोनल से बनाना है। हेक्सागोनल का जो 2D स्ट्रक्चर है उससे हमको बनाना है 3D। तो 3D बनाने के क्या क्या तरीके होंगे वो जरा आप यहां देखें। ये मेरे पास हेक्सागोनल का एक स्ट्रक्चर है। अब हेक्सागोनल के स्ट्रक्चर से मुझे बनाना है 3D। तो 3D मैं कैसे बनाऊंगा सर? थ्री डी बाय हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल की जो स्ट्रक्चर थी वो मैं यहां बना देता हूं। हेक्सागोनल की जो स्ट्रक्चर थी वो कुछ इस तरह से थी। यहां जो एटम का अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होना जरूरी है, नहीं तो वो स्ट्रक्चर हमको समझ में नहीं आ पाएगी जो आनी चाहिए। इस तरह से एटम का साइज एक जैसा है, बनाने में ये थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है। इसकी जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसको ऐसे ना बना के यूं बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो यहां आने वाला है। अभी भी ये थोड़ा प्रॉपर नहीं बनने में आ रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये आपको हेक्सागोनल का नजर आएगा। ऐसे। अब इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि हमको दो तरह के जगह दिख रही हैं। एक जगह मुझे ये दिख रही है, ये वाली जगह, ये इस जगह पर एक त्रिकोणीय रिक्ति बन रही है इस तरह से यूं, और इस त्रिकोणीय रिक्ति का ये जो है इसका नाम होगा त्रिकोणीय रिक्ति। रिक्त स्थान होता है, और यहां ये त्रिकोणीय रिक्ति है तो नेक्स्ट एक त्रिकोणीय रिक्ति आपको यहां भी दिखेगी ये। लेकिन इस रिक्ति में इस रिक्ति में क्या फर्क है कि इस रिक्ति का जो शीर्ष है वो नीचे है। ये भी त्रिकोणीय रिक्ति है लेकिन इस वाली रिक्ति का शीर्ष नीचे है और इस वाली रिक्ति का शीर्ष ऊपर है। रिक्तियां दोनों ही त्रिकोणीय हैं लेकिन शीर्ष का फर्क है। ये जो रिक्ति है इसका शीर्ष ऊपर है, इसका शीर्ष नीचे है। ऐसे जो नेक्स्ट रिक्ति होगी ये वाली, इस रिक्ति का जो शीर्ष होगा ये ऊपर होगा, तो नेक्स्ट जो इस रिक्ति का शीर्ष होगा वो नीचे होगा। ऐसे इस रिक्ति का शीर्ष कहां होगा? ऊपर होगा। इस रिक्ति का शीर्ष कहां होगा? नीचे होगा। तो रिक्तियां तो त्रिकोणीय ही हैं, रिक्तियां तो त्रिकोणीय ही हैं, देखने में एक जैसी हैं, लेकिन यदि मैं इस लेयर के ऊपर, ये एक लेयर है, इस लेयर के ऊपर यदि मैं सेकंड लेयर को अरेंज करूं तो सेकंड लेयर में कहां अरेंज कर सकता हूं? अगर मैं कांस्टेंट पार्टिकल को इस रिक्ति पर रखता हूं जिसका शीर्ष ऊपर है यानी यहां, तो ये जो जिसका शीर्ष नीचे है वो रिक्ति खाली रह जानी है। तो अगला एटम फिर यहां आने वाला है ऐसे ही। तो यहां क्या होगा, जो नीचे वाले फर्स्ट, अब ये सेकंड लेयर है जो आपको ब्लैक कलर से दिखा रखी है, ये फर्स्ट लेयर है। इसके ऊपर जो ये दूसरे कलर से जो आपको दिखाया हुआ है ये सेकंड लेयर है। और सेकंड लेयर के एटम को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं कि वो इन गड्ढों में एडजस्ट हो जाए इस तरह से। अब क्या होगा कि फर्स्ट लेयर के 3 एटम जो कि कौन से कलर के हैं? ब्लैक कलर के, इस तरह से। और इस ब्लैक कलर के ऊपर जो सेकंड लेयर का एटम है वो ऐसे हमने यहां रखा हुआ है, और सेम यही अरेंजमेंट आगे जा रहा है, सब में यही हो रहा है 1 2 3, और फिर इसके बीच में एक एटम, 1 2 3, फिर इसके बीच में एक एटम, ऐसे 1 2 3, फिर यहां एक एटम होगा, ऐसे 1 2 3, फिर एक एटम यहां होगा,
1 2 3, फिर एक एटम यहां होगा। इस तरह से ये ऑर्डर चलने वाला है, लेकिन मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा यहां देख रहा हूं। इसको आप बिल्कुल इस तरह से माने कि जैसे आपके पास ये 3 एटम्स जो कि एज ए बॉल ही है, इस मॉडल से हम देखेंगे कि ये 3 एटम्स हैं इस तरह से 1 2 3, ये लाइक दिस। अब इसके ऊपर मुझे नेक्स्ट लेयर रखनी है, ये एक लेयर हो सकती है। अब इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर रखनी है, तो उस लेयर का एटम मैं इसके इस त्रिकोणीय रिक्ति जिसका शीर्ष ऊपर है, देखें आप ध्यान से, इस रिक्ति का जो शीर्ष है, इस रिक्ति का जो शीर्ष दिखेगा वो आपको ऊपर दिखेगा, त्रिभुजाकार आकृति है, तो इस रिक्ति का जो शीर्ष है ये आपको नजर आएगा ऊपर। इस रिक्ति पर मैं ये वाला एटम यहां रख देता हूं ऐसे। अब क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है। तो इसके बीच में अभी तक, जब तक मैंने ये वाला एटम नहीं रखा था, तब तक ये जो रिक्ति थी ये त्रिकोणीय रिक्ति कहला रही थी। लेकिन जैसे ही मैं इसको रखूंगा तो अब ये रिक्ति त्रिकोणीय के स्थान पर बन जाएगी चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय रिक्ति जो होगी वो कैसे कि इन 3 एटम्स के सेंटर इस तरह से यूं इनको ज्वाइन कर दिया जाए, और ऊपर जो एटम रखा है वो बिल्कुल ऐसे कहीं सेंटर में होगा, और इसके सेंटर को भी ज्वाइन कर दिया जाए, तो हमारे पास एक चतुष्फलक बन जाएगा। और चूंकि बनने वाली स्ट्रक्चर चतुष्फलक है, इसलिए इन एटम्स के बीच में जो रिक्ति बनेगी उसका नाम होगा चतुष्फलकीय रिक्ति। ध्यान रहे, यहां जो रिक्ति बन रही है, यहां जो रिक्ति बन रही है वो चतुष्फलकीय नहीं है, बल्कि जिन 4 एटम्स के बीच में रिक्ति बन रही है उनके सेंटरों को ज्वाइन करने पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो चतुष्फलक है। अब हमने क्या देखा कि हमने एटम को इस तरह से रखा, और इस फर्स्ट लेयर के ऊपर हम सेकंड लेयर इस तरह से अरेंज करते गए। अब देखना यह है मुझे कि इस फर्स्ट लेयर के ऊपर जब मैंने सेकंड लेयर को रखा, तो सेकंड लेयर के बाद अब मुझे इस पे रखनी है थर्ड लेयर। तो थर्ड लेयर रखने के मेरे पास 2 तरीके होंगे। 2 तरीके कौन कौन से होंगे कि आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें ये वाली जो रिक्ति है इसको मैंने नाम दिया है, अभी ये जब ये ऊपर वाला एटम नहीं रखा था तब तक ये त्रिकोणीय थी, लेकिन जैसे ही इस ऊपर वाले एटम को रखा तो अब ये रिक्ति बन गई है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब चतुष्फलकीय रिक्ति। और जो रिक्ति आपको यहां नजर आ रही है, ये इस रिक्ति का नाम होगा अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति ये कैसे बनेगी, तो जरा इसको मैं बता देता हूं आपको। इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, शॉर्ट में इसको ओवी से लिखते हैं। ये कैसे बनेगी, तो जरा देखें आप इस वाले डायग्राम को देखें तो इसमें क्या है कि 1 2 और 3 जो सेकंड लेयर के एटम है, ये 3 एटम इस तरह से हैं, बिल्कुल ऐसे ही हो। देखें आप इस मॉडल से, देखें आप 1 2, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 एटम है ये वाले। इन 3 एटम्स के बिल्कुल बैक में यहां आपको जो ये ब्लैक कलर से दिखा रखे हैं ये वाले 1 2 और 3 एटम इसके बैक, फर्स्ट मतलब बैक में है, फर्स्ट लेयर में है, और 3 एटम इसके ऊपर है। लेकिन दोनों का अरेंजमेंट अगर देखोगे आप तो अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। जो ब्लैक कलर से जो एटम्स हैं उनके बीच में जो ये रिक्ति बन रही है जो कि त्रिकोणीय रिक्ति है, इसका शीर्ष है नीचे, यानी कुछ ऐसा। ये वाला जो ब्लैक कलर से जो एटम बना है ये वाला, इन 3 एटम्स के बीच में जो रिक्ति बनेगी उसका शीर्ष कहां होगा, नीचे, बिल्कुल ऐसा। और इसके ऊपर जो 3 एटम रखे हुए हैं जो कि इस कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इन 3 एटम्स के बीच में जो शीर्ष बनेगा
जो रिक्ति बनेगी उसका शीर्ष कहां होगा, ऊपर। तो वो स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखने वाली है, यो देखें आप। तो ये जो वर्ड्स आपको दिख रहा है, ये जो रिक्ति आपको दिख रही है, ये रिक्ति मैंने इसको बड़ा कर दिया है, ध्यान से देखें आप। ये जो इसके बीच में रिक्ति बनेगी, इस रिक्ति का नाम होगा अष्टफलकीय रिक्ति ऑक्टाहेड्रल वॉइड। शॉर्ट में इसको ओवी से भी लिखते हैं। तो ध्यान रहे, चतुष्फलकीय जो रिक्ति बनी थी वो बनी थी 4 एटम के बीच में, उनके सेंटरों को जब ज्वाइन करने पर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना था, चतुष्फलकीय आकृति बनी थी, और उस चतुष्फलकीय आकृति के बीच में जो रिक्ति बनी थी उसको हमने कहा था चतुष्फलकीय रिक्ति। लेकिन यहां जो रिक्ति बन रही है ये 6 एटम्स से मिलकर बन रही है, यानी इनके सेंटरों को यदि ज्वाइन कर दिया जाए तो आपको एक अष्टफलक मिलेगा, और उनके बीच की रिक्ति है, तो इसलिए इस रिक्ति का नाम क्या पड़ा, अष्टफलकीय रिक्ति। तो हमारे पास रिक्तियां दो तरह की हो गई, एक चतुष्फलकीय और दूसरी अष्टफलकीय। अब हम क्या देखेंगे कि जब फर्स्ट लेयर के ऊपर हमने सेकंड लेयर को रखा था, फर्स्ट लेयर के ऊपर जब हमने सेकंड लेयर को रखा था, तो सेकंड लेयर को रखने पर ये देखें आप, फर्स्ट लेयर जो ब्लैक एटम से रिप्रेजेंट है, उसके ऊपर सेकंड लेयर जो कि ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में हमारे पास यहां दो तरह की रिक्तियां बन रही हैं। एक ये वाली जो रिक्ति बन रही है ये चतुष्फलकीय रिक्ति है, ये वाली जो रिक्ति बन रही है ये अष्टफलकीय रिक्ति है। यानी हमारे पास रिक्तियां कितने तरह की हो गई, दो तरह की। वर्ड्स हमारे पास 2 टाइप्स के हो गए, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब मुझे क्या करना है, अच्छा ये अरेंजमेंट इसमें पूरे ऐसे कैसे, इसके ऊपर एक और लेयर इसी तरह से आ जाएगी। अब मैं इसके ऊपर फर्स्ट सेकंड, और अब मुझे रखनी है इसके ऊपर थर्ड लेयर। तो थर्ड लेयर रखने के दो तरीके मेरे पास हो सकते हैं। बच्चों ध्यान से सुनो, 3D स्ट्रक्चर को हम 2D से बना रहे हैं। 2D में हमारे पास दो स्ट्रक्चर थी, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल। स्क्वायर से जब स्क्वायर की क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो 2D की थी, उससे जब हमने 3D का बनाया था तो क्यूबिक स्ट्रक्चर बना था। हेक्सागोनल से अब हम बनाने जा रहे हैं, तो हेक्सागोनल से बनाएंगे तो उसके हमारे पास कौन कौन से तरीके होंगे। तो पहले आप ये देखें कि फर्स्ट लेयर पर जब सेकंड लेयर रखते हैं तो हमारे पास दो तरह की वर्ड्स बनती हैं। एक जो वर्ड है उसका नाम होगा टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और दूसरी जो वर्ड होगी उसका नाम होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब मैं क्या करूंगा, इस सेकंड लेयर पर मैं यहां फिर से लिख देता हूं, ये जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट है ये फर्स्ट लेयर है, और जो इस कलर से प्रेजेंट है ये सेकंड लेयर है। और अब आप ये भी समझ गए होंगे कि हमारे पास कुल मिलाकर दो तरह के वर्ड्स हैं, एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स है और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है। अब ध्यान से सुने कि इन दो परतों के ऊपर जब मुझे तीसरी परत लगानी होगी तो मैं तीसरी परत कैसे लगाऊंगा, देखें आप उसको। तीसरी परत लगाने के मेरे पास दो तरीके होंगे। तो मैं लिख सकता हूं सर कि सेकंड लेयर पर थर्ड लेयर रखने के मेरे पास दो तरीके होंगे, और वो दो तरीके कौन कौन से होंगे कि या तो मैं कांस्टेंट पार्टिकल को रखूं, नंबर 1, या तो मैं कांस्टेंट पार्टिकल को रखूं किस पर, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ढकते हुए, और या मैं रखूं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढकते हुए। कुल मिलाकर
सेकंड लेयर पर, हेक्सागोनल की सेकंड लेयर पर थर्ड लेयर को रखने के मेरे पास दो तरीके हैं, मतलब दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट ये कि मैं थर्ड लेयर का एटम इस तरह से रखूं कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करे, या फिर मैं क्या करूं कि थर्ड लेयर का एटम मैं वहां रखूं कि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करे। तो मैं सबसे पहले थर्ड लेयर का एटम वहां रखने जा रहा हूं जहां टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया जाएगा। जरा देखें आप, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमने पढ़ा है। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो इस तरह से बनता है कि 3 एटम्स तो एक प्लेन में होते हैं और इन 3 एटम के ऊपर एक एटम यहां रखा होता है, और इन 4 एटम के सेंटर को ज्वाइन करने पर जो स्ट्रक्चर बन रही थी वो टेट्राहेड्रल था, और इस वॉइड का जो इसके बीच में जो वॉइड होगा, जो रिक्ति होगी, उसका नाम हमने दिया था टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब जरा इसको आप ऐसे देख लें, यूं कि ये मेरे पास फर्स्ट लेयर के 3 एटम है, 1 2 एंड 3, ये फर्स्ट लेयर के हैं, और इनके बीच में जो वॉइड है वो अभी ट्राईएंगुलर वॉइड है, जिसको त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। अब मुझे इसके ऊपर सेकंड लेयर का एटम रखना है, यूं। तो ये क्या हुआ, ये जो इसके बीच में जो आपको, इसके बीच में जो आपको वॉइड दिख रहा है, ये जो इसके बीच में जो रिक्त स्थान होगा यहां, इस वॉइड को हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब चतुष्फलकीय रिक्ति। अब चतुष्फलकीय रिक्ति को अगर ऐसे यूं बैक से देखा जाए, ऐसे इस तरह से, तो ये जो है ये चतुष्फलकीय रिक्ति ही है, ये इस तरह से, यहां से इसके बीच में जो बन रही है वो चतुष्फलकीय रिक्ति है। अब मैं क्या करूंगा, एटम को इस तरह से रख रहा हूं, जैसे ये हुई मेरी फर्स्ट लेयर, या इसको आप फर्स्ट लेयर माने तो ये सेकंड लेयर, लेकिन फाइनली ये जो वॉइड्स है ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। अब मुझे 1 2 इसके बाद यहां एक एटम रखना है जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करें तो जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो संरचना निकल कर आएगी, उस संरचना का नाम क्या होगा और उसका अरेंजमेंट क्या होगा, तो जरा उसको मैं आपको मॉडल के माध्यम से दिखाता हूं। जैसे ये आप देखें कि ये जो 3 बॉल्स हैं, इन 3 बॉल्स को जो आप देख रहे हैं, इन 3 बॉल्स के बीच में ये ट्रायंगुलर वॉइड्स है, और यहां मैंने ये एटम रख दिया। अभी ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन गया, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स को अगर कवर करता हुआ कोई एटम मैं यहां रखूं, तो उस एटम को रखने के क्या मेथड होंगे मेरे पास, क्या तरीके होंगे। तो जरा आप देखें कि ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर वॉइड्स है, और इस ट्रायंगुलर वॉइड्स पर मैंने क्या किया, इस तरह से ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का जो व्हाइट वाला बॉल है, ये इस ट्रायंगुलर वॉइड्स को सेम वैसे ही कवर करेगा जैसे अभी कर रहा था, लाइक दिस। आप देखें किस तरह से ये जुड़ रहे हैं, यानी ऐसे। अब आप देख रहे हैं कि यहां जो वॉइड बन रहा है, यहां जो वॉइड बन रहा है, क्योंकि इसके बिल्कुल बैक में व्हाइट कलर का बॉल है, तो ये देखा जाए तो अरेंजमेंट फिर से वही, 3 बॉल्स के ऊपर एक व्हाइट बॉल। तो ये जो आपको वॉइड बन रहा है, ये जो वॉइड दिख रहा है, ये जो वॉइड बनेगा ये बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब मुझे इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करना है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को मैं कैसे कवर कर सकता हूं, ये जो आपको मॉडल दिख रहा है, इसमें जो रेड कलर की बॉल है वो इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करती है, यानी ऐसे। आपको जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर में आप क्या देखने वाले हैं, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, यानी ये 3 लेयर आपके सामने दिख रही हैं। फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर के एटम बिल्कुल एक दूसरे के सीध में है, जबकि सेकंड लेयर फर्स्ट और थर्ड लेयर से डिफरेंट है। देखें आप, मुझे करना क्या है कि फर्स्ट लेयर का ये एटम और ये एटम बिल्कुल एक दूसरे के सीध में है, तो इन एटम के सेंटर को मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा, यूं इस तरह से, ऐसे यूं सभी तरफ से करूंगा, और फिर इन एटम को यहां से भी ज्वाइन करूंगा ऐसे यूं। क्योंकि 6 बॉल्स ऊपर हैं व्हाइट कलर की, और ऐसे ही 6 बॉल्स नीचे हैं येलो कलर की, और बीच में जो बन रहा है वो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। और अगर नीचे की 6 बॉल और ऊपर की 6 बॉल, इन सबको एक सीध में लाकर इनको ज्वाइन करा दिया जाए, तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, और उस स्ट्रक्चर का नाम होगा हेक्सागोनल। क्या होगा, हेक्सागोनल। तो मीनिंग ये हुआ कि हेक्सागोनल जो 2D का स्ट्रक्चर था, उससे 3D बनाते समय
हमारे पास सेकंड लेयर पर थर्ड लेयर को रखने के दो तरीके थे। सेकंड लेयर पर थर्ड लेयर को रखने के दो तरीकों में जो पहला तरीका था वो ये था कि आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए थर्ड लेयर रखें, और जो सेकंड मेथड था वो था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए थर्ड लेयर रखें। लेकिन मैंने जो अभी जो रखा है ये सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर को तब रखा है जब वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करे। तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सर एक हेक्सागोनल। आप देख सकते हैं इन बॉलों के सेंटर को ज्वाइन कर दिया जाए, यानी आप इसको यहां से ज्वाइन करें, इसको आप यहां से ज्वाइन करें, इसको आप यहां से ज्वाइन करें, इसको आप यहां से ज्वाइन करें, ऐसे चारों तरफ। तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा उस स्ट्रक्चर का नाम होगा हेक्सागोनल षटकोणीय संरचना। तो मैं इसको बोर्ड पर कैसे बना सकता हूं, देखिए जरा। बोर्ड पर बनाते समय इस स्ट्रक्चर में होगा क्या, इन 6 ऊपर वाले जो गोले हैं इनके सेंटर को जब हम मिलाते हैं तो आपको एक इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, और जो स्ट्रक्चर बनेगा ये बन जाएगा आपके पास हेक्सागोनल। और वो हेक्सागोनल कैसे बनेगा जरा आप यहां देखें, इस तरह से। इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अब इन एटम के सेंटर को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो आपको जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, और 3 एटम्स बिल्कुल इसके सेंटर पर प्रेजेंट थे, जैसे कि ये 3 एटम। यहां जो एटम है इन एटम के अरेंजमेंट में देखें तो 6 एटम इस तरह से कॉर्नर पर थे, ये बन गया आपके पास हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इस संरचना को हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। शॉर्ट में इसको HCP के नाम से भी जाना जाता है। अब ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो है इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो यहां कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही, साथ ही साथ एक यहां इस तरह से सेंटर पर भी प्रेजेंट है। यहां आप देखें स्ट्रक्चर जो हमारे पास थी उस स्ट्रक्चर में क्या था कि 6 एटम जो इस तरह साइड में थे उनके बीच में ये इस तरह से, क्योंकि हमने क्या किया था टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो यहां इस तरफ बनेगी, इस वॉइड को कवर करने के लिए हम एटम रख रहे थे। और एटम रखने में क्या हुआ, इसमें जो व्हाइट कलर की बॉल है ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करती है। अब देखें आप यहाँ पीछे जो वॉइड बन रहा है टेट्राहेड्रल है, इसके ऊपर जब आप इसको रखेंगे तो यहां ये इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनेगा। हम इन सेंटरों को ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करने से हमारे पास जो स्ट्रक्चर निकल के आएगी वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर निकल के आएगी। चूंकि यहाँ सेंटर पर भी एटम है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। और इस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में यदि देखा जाए कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम मतलब Z, कि इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना होगा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी HCP में। तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, हम जानते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जो एटम कॉर्नर पर होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/6, और फेस के सेंटर पर यानी ये देखा जाए ये वाला जो एटम होगा ये फेस के सेंटर पर है, फेस के सेंटर पर है, तो इस वाले एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा 1/2, आधा वो इस यूनिट सेल में होगा आधा इसके ऊपर। सेम ऐसे ही इसका भी कितना होगा 1/2 हाफ, और ये 3 एटम पूरे इस यूनिट सेल के भीतर ही है।
तो कुल मिलाकर इसका जब मैं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम निकालूंगा तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कैसे निकाल सकता हूं, कॉर्नर पर जो एटम है उनका तो जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो हुआ 1/6 और कितने कॉर्नर्स हैं 12, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 नीचे तो 12 प्लस जो फेस के सेंटर पर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ और कितने फेसेस पर है 2 पर। नेक्स्ट जो मैं देखूं ये जो 3 एटम है 1 2 एंड 3 ये 3 एटम तो टोटली इसके भीतर ही है इस यूनिट सेल के, तो HCP में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम यानी टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगा कितना होगा, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आने वाला है 2, तो मैं लिख दूं यहां 2 और यहां सॉल्व करूंगा तो 1 और ये पूरा का पूरा 3, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम मेरे पास कितना आया 6, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना आया 6, यानी HCP के लिए जो CN हुआ सॉरी Z हुआ नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम Z उसका वैल्यू मेरे पास कितना आया 6। अब मैं HCP के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर देखता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा यानी CN और HCP के लिए जो CN होता है वो कितना होता है 12, यानी किसी एक कांस्टेंट पार्टिकल को कितने एटम टच करेंगे, तो जरा आप देखें ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है इस स्ट्रक्चर में देखें आप, इस एटम को टच करने वाले कितने एटम होंगे, इस एटम को टच करने वाले कितने एटम होंगे 6 एटम, तो ये इसी प्लेन में होंगे 6 एटम ये वाले 1 2 3 4 5 एंड 6 और 3 एटम नीचे और नेक्स्ट यूनिट सेल के 3 ऊपर, तो टोटल जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ वो हुआ कितना 12। देखें आप ध्यान से कि जब हमने 2D स्ट्रक्चर के हेक्सागोनल में सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर को इस तरह से रखा कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करे, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर निकल के आया उसका नाम था हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी HCP, और वो HCP का स्ट्रक्चर आपको सामने देखा हुआ है। इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम की नंबरिंग हुई 6, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम की जो नंबरिंग है वो कितनी हुई 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6। अब हम और कुछ देखें कि इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, तो ध्यान रखना टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम से जस्ट डबल होती है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हुई 12, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो वो हमेशा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम के इक्वल होती हैं, तो वो कितनी हुई 6, और HCP का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है, पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन दक्षता वो होती है 74%, ये हम 74% आगे भी पढ़ सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर को यदि हम ऐसे रखें कि थर्ड लेयर का एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करे, ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स है उसको कवर करे, तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी जरा देखें आप। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बनने की शर्त क्या थी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जो 3 एटम्स थे वो इस तरह से थे और इन्हीं के ऊपर नेक्स्ट जो 3 एटम थे वो इस तरह से थे, इस तरह से। तो यहां जो ये वॉइड बन रहा था इस वॉइड को हमने क्या नाम दिया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी अष्टफलकीय रिक्ति। अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ढकते हुए अगर हम थर्ड लेयर का एटम रखें तो कैसे रखा जाएगा जरा देखें आप। ये जो आपको इस तरह से ऊपर वाली लेयर के 1 2 एंड 3 एटम दिख रहे हैं ये और इसी के बिल्कुल बैक में जो 3 एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा रेड कलर में 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3। अब इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है यूं एक दूसरे के अपोजिट, आप देखें डायग्राम से मैच करें मॉडल को इस तरह से यूं। तो यहां जो इनके बीच में वॉइड बन रहा है, इनके बीच में जो रिक्ति बन रही है, इन बॉल्स के बीच में जो रिक्ति बन रही है इस रिक्ति का नाम पड़ा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन रिक्ति के बीच में बनेगी जो यहां कहीं भीतर होगी इसमें। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को
ढकते हुए हम नेक्स्ट लेयर का एटम रखें, जैसे मैं यहां रख दूं। अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इधर से भी ऑक्टाहेड्रल है, तो मैं इसको ऐसे रख सकता हूं। देखें जरा आप इसको रखने का एक तरीका ये होगा कि ये जो लेयर है मेरे पास, इसके जो एटम है, इसका रेड वाला एटम वो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करता हो। नेक्स्ट मैं देखूं कि ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है और इसको कवर करने वाला मेरे पास ये व्हाइट वाला जो एटम है वो इस तरह से है। अब आप देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट लेयर है वो फोर्थ लेयर के सिमिलर है, लेकिन सेकंड और थर्ड एक दूसरे के अपोजिट है। यानी मैं इसको ए नाम दूं, इसको बी, इसको सी, तो ये डी होगा, बट ये ए के इक्वल होगा। यहां इन एटम के सेंटर को यदि ज्वाइन कर दिया, इसको इससे, इसको इससे, और इनको आपस में भी ज्वाइन कर दिया जाए, तो हमारे पास इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को हम किस तरह से यहां बनाने वाले हैं डायग्राम में। तो जरा मैं उसको ऐसे बना देता हूं, देखें आप। होगा ये कि इसके अंदर आपको जो स्ट्रक्चर बनेगी उसका नाम होगा FCC, और उसी को कहते हैं CCP। अब वो कैसे बनेगी FCC CCP, जरा देखें। हम जानते हैं कि FCC का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। FCC का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का। कांस्टेंट पार्टिकल सभी कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होता ही है, साथ ही साथ सभी फेसेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये फेस के सेंटर वाला एटम है। अब इसमें हम इस स्ट्रक्चर को इस साइड से विजुलाइज करें, मतलब इधर से हमको देखना है, तो ये हमारे पास एक लेयर होगी जिसको हम कहेंगे ए लेयर, और ये जो लेयर होगी इसको हम कहेंगे बी लेयर, और ये जो लेयर होगी इसको हम कहेंगे सी लेयर, और ये जो लेयर होगी इसको हम कहेंगे डी लेयर। बट ये ए के इक्वल होगी, इसलिए मैं इसको ए लेयर नाम भी दे देता हूं। अब मुझे इन एटम के अरेंजमेंट को अगर इस तरह से लिखना हो, बिल्कुल ऐसे, जैसे आप देखें यूं, मैं इसको इधर से विजुलाइज करूं, मतलब यहां से देखूं, तो सबसे पहले मुझे ये वाला एटम ऐसा कुछ नजर आएगा, लाइक दिस। ये मेरे पास कौन सी लेयर होगी, ए लेयर। इसके बाद ये जो बी लेयर होगी, इस बी लेयर के जो एटम है, हम जानते हैं कि फेस के सेंटर पर जो एटम होता है वो कॉर्नर वाले एटमों को टच करता है। फेस के सेंटर वाले एटम की कुछ कंडीशन ऐसी होती है, ये फेस के सेंटर वाला एटम हो गया, और जो कॉर्नर्स वाले एटम है वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। यहां ध्यान रखने की बात यह है कि ये वाले जो एटम है वो आपस में एक दूसरे के साथ टच में नहीं है, लेकिन ये जो बीच वाला एटम है ये इन चारों एटमों को टच करे हुए है। तो ये वाला जो एटम होगा, ये वाला जो एटम होगा वो इस वाले फेस का एटम है, इस वाले फेस का। ध्यान से देखें आप, तो ये जो एटम होगा वो इस एटम को और इस एटम को टच करेगा। तो मतलब ये वाला एटम अगर मैं यहां बना दूं ये, तो इसके साथ वाले दो एटम ऐसे बन जाएंगे। थोड़ा ऊपर बनाऊं इस तरह से, तो मैं इसको यूं बना सकता हूं ऐसे, और ये वाला जो एटम होगा ये इसको भी टच करेगा और इसको भी, और ये वाला जो एटम होगा वो इसको भी टच करेगा और इसको भी। तो ये जो दो एटम होंगे ये वाले, उनको मैं यहां बना सकता हूं ये इस तरह से, और ये जो वन एटम होगा ये वाला एटम, ये इन दोनों को टच करेगा, तो मैं इसको यहां बना सकता हूं। सेम ऐसे ही ये ऊपर वाला जो लेयर होगा उसमें एटम का अरेंजमेंट आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, तो इसको मैं यहां बना सकता हूं। और ये जो एटम होगा इसको मैं यहां बना दूं, तो मेरे पास ये ए लेयर, ये बी लेयर, ये सी लेयर, और ये डी लेयर है, बट ये ए के इक्वल है। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एबीसी 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 टाइप का अरेंजमेंट। इसमें ये रिपीटेशन आगे चलता जाता है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हमने नाम दिया
FCC। क्या नाम दिया? FCC। ये अरेंजमेंट भी इसी को दर्शाता है। अब हम नेक्स्ट क्या देखें कि FCC के अंदर, FCC स्ट्रक्चर में, FCC की स्ट्रक्चर जो होती है इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना होता है? तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम हम किससे लिखते हैं? Z से। FCC में जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है वो फेस के सेंटर पर होता है, सभी फेस के सेंटर पर, कॉर्नर पर। तो कॉर्नर वाले का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 × 8 प्लस 1/2 फेस सेंटर वाले का, और 6 टाइम है। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया 1 + 3 = 4। मतलब FCC के अंदर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम की जो नंबरिंग होगी वो कितनी होगी? 4। अब हम जरा FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लें, CN। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए क्या करेंगे हम? इस FCC का मैं स्ट्रक्चर फिर से बना देता हूं, आप यहां देखें इसको। ये FCC का स्ट्रक्चर है, और इस FCC के स्ट्रक्चर में जो कांस्टेंट पार्टिकल है ये कॉर्नर पर प्रेजेंट है, साथ ही साथ सभी फेसेज के सेंटर पर, सभी फेसेज के सेंटर पर भी प्रेजेंट है, जैसे कि ये रखा हुआ है इस तरह से। यहां देखें आप इस तरह से। तो ये वाला जो एटम है, ये वाला एटम, इसको कितने एटम टच करेंगे वो इसकी क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या हुआ? इस एटम को टच करने वाले 4 एटम तो इसी प्लेन में है, ये वाले, ये 1 2 3 एंड 4, और 4 एटम ये भी इसको टच करेंगे। आप देखें इसको, ये इसके बिल्कुल नीचे, ये एटम भी इसको टच करेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट सेल होगी उसमें 4 एटम। तो कुल मिलाकर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ वो कितना हुआ? 4 तो ये वाले एटम, प्लस 4 इसी प्लेन में है, प्लस 4 नेक्स्ट यूनिट सेल में होंगे। कुल मिलाकर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ वो कितना हुआ? 12। ये हमारे पास जो संरचनाएं बनी है HCP और FCC की, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये तब बनी है जब हमने सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर को इस ढंग से रखें कि वो एक बार टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करे, तब HCP बन रहा था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते रखें तो वो CCP, या उसी को कहते हैं हम FCC। अब हम और इसमें क्या देख सकते हैं? हम इसमें देख सकते हैं कि यहां जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी उनकी नंबरिंग कितनी होती है? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होती हैं वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होती हैं वो हमेशा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम के इक्वल होती है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने हैं इसमें? 4। तो 4। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो इससे जस्ट डबल, मतलब 8। नेक्स्ट हम देखें कि HCP हो या FCC हो, दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का ही 12 होता है, और दोनों की ही पैकिंग इफिशियंसी 74% होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने 3D को सेकंड लेयर जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी 2D की, उसके ऊपर थर्ड लेयर को रखने के दो तरीके देखे। एक ऐसे कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करे, दूसरा ये तरीका कि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करता है तो SCP बनता है, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करता है तो CCP या FCC बनता है। ओके, थैंक यू।